हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो आपके साइको एंड सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके अपकमिंग जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंदर यदि अपन बात करें तो दो प्रीवियस क्लासेस के अंदर बच्चों अपन ने ये डिस्कस किया था कि भाई एक तो पेपर का जो पैटर्न है वो बच्चों पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, जो पीवाईक्यूज है, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। और उसमें ये देखा सबसे पहले अपन ने किसको डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साइकोलॉजी जो अपनी है उस साइकोलॉजी की यूनिट वाइज अपन ने ये भी देखा था कि भाई साइकोलॉजी की कौन सी यूनिट से क्या एमसीक्यू बन सकता है, कोई टेस्ट के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है क्या, मोटिवेशन के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है क्या, लर्निंग के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है क्या, इमोशन के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है क्या, फर्स्ट यूनिट के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है क्या, कोई स्टडी के बारे में पूछा जा सकता है क्या, पर्सनैलिटी के बारे में एमसीक्यूज बन सकता है क्या। उन सभी चीजों को अपन ने वन बाय वन प्रत्येक टॉपिक या प्रत्येक यूनिट से अपन ने एमसीक्यूज है उस एमसीक्यूज को बच्चों डिस्कस अपन ने कर लिया। अब आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, अब देखो एक पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो गया कि जिसमें अपन ने ये कहा था कि सर एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज की सारी बातें अपन ने कर ली। अब नेक्स्ट में आपसे बात करने वाला हूं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किसके ऊपर आ सकते हैं, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन किसके ऊपर आ सकते हैं, और उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन कहां से और किसके ऊपर जो है वो बन सकता है, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मैं बेसिक बात करूंगा कि भैया शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका किन किन टॉपिक से बन सकता है। भाई वैसे शॉर्ट क्वेश्चन तो अपन ये भी कह सकते हैं सर हर एक टॉपिक है उससे बन सकता है, हर एक यूनिट से बन सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन हर एक टॉपिक या हर एक यूनिट से अपना बन सकता है, तो उसकी भी अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चन या कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका बनने वाला है, उन सभी को भी अपन यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अपन ने प्रीवियस दो क्लासों में एमसीक्यू देखा, आज अपन साइकोलॉजी के जितने सारे जो भी आपके अपन बोल सकते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में फिर अपन किसको करेंगे ध्यान रखना, सोशियोलॉजी है उस सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करें तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन की भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका किस किस के ऊपर बन सकता है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किस किस के ऊपर बन सकता है, ये हो गया आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके तीन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल ध्यान रखना, तीन, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ध्यान रखना, ये 2 नंबर है वो 2 नंबर का होगा। यहाँ पे कुल मिला के 6 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट है वो वेरी शॉर्ट आने वाले हैं, ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो भैया सबसे फर्स्ट जो अपन बात करें वो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपके वेरी शॉर्ट के अंदर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी व्यक्ति या ये बोल सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, कि भाई पुअर मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन दोनों में से पिछली बार ध्यान रखना ये जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ध्यान रखना ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पिछली बार भी बताया था और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया गया है, कोई जरूरी नहीं दोबारा भी पूछ ले। तो ध्यान रखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या तो ध्यान रखना मेंटली हेल्दी, पिछली बार पूछा था पुअर मेंटली हेल्दी व्यक्ति है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस बार ये भी पूछा जा सकता है सर मेंटली हेल्दी व्यक्ति है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता ध्यान रखना कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। ये सब पता है ना, वो व्यक्ति जो खुद का डिसीजन ले, वह व्यक्ति खुद की प्रॉब्लम को सोल्व करे, वह व्यक्ति जो खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करे, वह व्यक्ति सबके साथ में अडेप्टेशन के साथ में चले, ठीक है ना, वह व्यक्ति हर किसी भी चीज के ऊपर अपना जजमेंट है वो जजमेंट दे,
ठीक है ना, वह व्यक्ति जो अपने तरीके से थिंकिंग करे, वह व्यक्ति अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी बनाए, वो सारी चीजें बच्चों की इसमें आएगी। मेंटली हेल्दी जो जो बॉडी का एक कंपोनेंट है ना, उन सभी के ऊपर एक एक पॉइंट लिखोगे ना तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन, यानी ना मेंटल हाइजीन का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे आपको मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन बतानी। आपको यहाँ पे मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आप बता दोगे ना, इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। क्या करना, ध्यान रखना, ये होगा आपका डिफाइन करना है, और यहाँ उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसके जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आप बता दो। ये बस आपको 2 नंबर में इतना ही लिखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन में कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अब आपको पता है भाई कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि सेम टाइम पे 2 कॉन्ट्रा इंडिकेटरी, भाई 2 आइडिया आते हैं, उनमें से दोनों में से आपको एक चूज करना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब उसको कॉन्फ्लिक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो ये भी वेरी शॉर्ट के अंदर बच्चों आ सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन इज द डिफाइन प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट है, वो प्रोजेक्टिव, आपको यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेस्ट किसे कहते हैं और प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं और प्रोजेक्टिव टेस्ट के द्वारा आप क्या मेजर या असेस करोगे, वही आपको यहाँ पे क्या करना बच्चों, बताना है। बस इतना ही आपको करना है इसके अंदर। उसके बाद डिफाइन अटेंशन, बिल्कुल आपको यहाँ पे अटेंशन की डेफिनेशन बतानी, अटेंशन की डेफिनेशन और नेचर ऑफ अटेंशन, कि भाई अटेंशन किस किस तरीके की हो सकती है और आपको अटेंशन कैसी कैसी रखनी है। भाई अटेंशन है, उस अटेंशन को आपको किस तरीके से रखना है, उसको अपन अटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द डिफाइन ट्रांसफर लर्निंग, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भैया, कि भाई ट्रांसफर लर्निंग को आपको क्या करना है, डिफाइन, मतलब यहाँ पे आपको ट्रांसफर लर्निंग की डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन को बताना है। क्या बताना भैया, यहाँ पे डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है। उसके बाद में डिफाइन फॉरगेटिंग, मेमोरी और फॉरगेटिंग दोनों होते हैं। तो मेमोरी ध्यान रखना कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर, और उसके बाद ध्यान रखना फॉरगेटिंग है, वो फॉरगेटिंग कि भाई जो चीजें अपन याद रखते हैं तो उसका अपोजिट में क्या हो सकता है, फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का मतलब किसी भी इवेंट्स को, ठीक है, अपन भूलते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरगेट कहते हैं। या किसी भी मेमोरी को अपने माइंड में रखने के बाद में वापस अपन क्या नहीं कर पाते हैं, रिट्राइवल नहीं कर पाते हैं, वापस रिकॉग्नाइज या याद नहीं कर पाते हैं, बस उसी को आपको यहाँ पे क्या करना, लिखना है। तो ये वेरी शॉर्ट है, उस वेरी शॉर्ट में बन सकता है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा, डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग। यस, क्रिएटिव थिंकिंग और ट्रांसफर लर्निंग, ये दोनों चीजें की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। भाई ट्रांसफर लर्निंग क्या है और क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे आपको क्रिएटिव थिंकिंग को बताना है, और इसमें आप लिख सकते हो कि एक क्रिएटिव व्यक्ति होता है या एक क्रिएटिव पर्सन होता है, वो कैसा होता है, क्रिएटिव पर्सन किस तरीके से होगा, वो अपनी जो है सोच है, वो सोच किस तरीके रखेगा, उसको नई नई चीजों में किस तरीके की वो अपनी इन्वेंशन है, वो अपनी सोच है वो रखता है। तो ये क्रिएटिव जो थिंकिंग है वो भी आपका शॉर्ट है, वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों बन सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन इज द साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। ये बात आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के कॉग्निटिव प्रोसेस को समझना, किसी भी व्यक्ति के कॉग्निटिव प्रोसेस, उसका जो कॉग्निशन है, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, आईक्यू, इन सबको समझने के लिए आपने एक असेसमेंट टूल बनाए, आपने इनको समझने के लिए असेसमेंट टेस्ट बनाए, तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल एंड टेस्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड क्या हो गया, ध्यान रखना टूल है, वो टूल हो गया। तो इनके बारे में आपको लिखना है। इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, सर प्रोजेक्शन टेस्ट हो गया, थॉमेटिक टेस्ट हो गया, चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट हो गया, उसके बाद आईक्यू के टेस्ट है वो लिख दो, पर्सनैलिटी के टेस्ट है बेटा वो लिख दो, बस ये आपका क्वेश्चन बन गया 2 नंबर का। ठीक है ना, तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट, यदि आपसे पर्सनल पूछे कि भाई पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसके बारे में आप बताओ, तो पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बता देना। उसके बाद डिफाइन द इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है, आईपीआर। आईपीआर किसे कहते हैं, जब भी अपन हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट अपने पेशेंट होते हैं और पेशेंट के साथ में अपन किस तरीके से अपन इंटरेक्शन करते हैं,
ठीक है, इंट्रोगेट किस तरीके से करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्किल। ये भी ध्यान रखना आपको यहाँ पे आईपीआर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना आईपीआर का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के साथ में अपना कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है उसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं, आईपीआर। तो आईपीआर किसे कहते हैं, आईपीआर कैसे, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम ध्यान रखना उससे अपन क्या करेंगे, ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन करेंगे। भाई कोई भी व्यक्ति आएगा तो आप उससे क्या करोगे, ओरिएंटेशन, मिलोगे, ओरिएंटेट होगे, उसको जानोगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बोल सकते हैं, फिर ध्यान रखना उसके साथ में आपका क्या होगा, फिर आपका ध्यान रखना ओरिएंटेशन के बाद में ये होगा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना आपकी वर्किंग फेज आएगी, आप साथ में काम है वो काम करोगे, भाई उसके साथ में पेशेंट या उसके रिलेटिव के साथ में काम करोगे ना हॉस्पिटल में, और उसके बाद में लास्ट वन वो भी पेशेंट जाएगा, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ध्यान रखना ये होगी आपकी टर्मिनल है, वो टर्मिनल फेज होती है, कौन सी होगी, टर्मिनल। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि आईपीआर क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, ठीक है ना, दूसरे लोगों के साथ में आपका कम्युनिकेशन करने की स्किल्स क्या है, आपके कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, उसकी यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं दिस इज द आईपीआर। तो ये आईपीआर का भी है, तो अपन ने डिस्कस कर दिया है, आपकी ऐप के अंदर क्लासेस डल चुकी इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन अपन बात करें डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति आइडियाज, या अपन बोल सकते हैं किसी की कोई क्या हो सकती है, थिंक हो सकता है, कोई भी आइडिया हो गया, कोई भी थिंक हो गया, वो ध्यान रखना शेयर करना, क्या करना, ध्यान रखना शेयर करना। और शेयर किसके साथ करेगा, ये हो गया आपका वन टू अनदर। यदि कोई भी व्यक्ति है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अपने आइडिया को शेयर करता है, अपनी थिंक को शेयर करता है, ठीक है ना, या कोई एनकोडिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे माना कि मुझे किसी एक इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे व्यक्ति तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, तो उसके लिए मेरे को किसकी जरूरत रहेगी, ध्यान रखना कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन की जरूरत रहेगी। किसकी जरूरत रहेगी, कम्युनिकेशन आपका वन वे भी होता है, कम्युनिकेशन आपका टू वे भी होता है, कम्युनिकेशन आपका मास कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है, वो सारे के सारे आपके कम्युनिकेशन इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की कम्युनिकेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इस प्रकार के कम्युनिकेशन आपके होते हैं। तो आप कम्युनिकेशन को आराम से डिफाइन कर सकते हो। कम्युनिकेशन हमेशा पर्पसिव भी होता है और नॉन पर्पसिव होता है। अपन काम से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और बिना काम के भी बात कर सकते हैं। यदि आप अपने दोस्तों के साथ में गॉसिप कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, दिस इज द कम्युनिकेशन, बट दिस इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे आपका कोई पर्पज नहीं है। लेकिन यदि आप किसी काम से बात कर रहे हो, कोई भी टीचर है वो अपने डायरेक्टर से बात कर रहा है, या अपन बोल सकते हैं कोई भी स्टाफ है वो अपने सीनियर से बात कर रहा है, तो ध्यान रखना वो किससे करेगा, वो एक फॉर्मल है, वो फॉर्मल तरीके से बात करेगा, क्योंकि उसके बीच में वहां पे क्या आएगा, पर्पस है, वो पर्पस होगा। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद में ध्यान रखना डिफाइन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यहाँ पे आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किसे कहते हैं, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी डेवलप होती है किसी भी व्यक्ति की, वो कैसे कैसे होती है, उसको आपको डिफाइन करना है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे भी अपन यदि बात करें कि सर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना ये जो मेंटल हाइजीन है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में प्रोजेक्शन टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना ये लर्निंग, ये सारी, उसके बाद फॉरगेटिंग, मतलब कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पे 10 से 12 ही शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके अंदर आपको ज्यादा नहीं है, किसी भी टॉपिक के ऊपर से सुपरफिशियल यदि उसको बताना होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना ये जो सारी चीजें हैं वो बोली जाती, ठीक बात है। तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये हो गया आपके शॉर्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, वो बात करते हैं ध्यान रखना कि यूनिट वाइज
कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसकी यहाँ पे अपन है वो बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, इसके अंदर अपन बात करेंगे सर शॉर्ट एंड लॉन्ग यूनिट वाइज कौन से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। कि भाई अपन बोल रहे सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हमें ये बता दो कि कौन से क्वेश्चन या किस तरीके से हम क्वेश्चन है उसको पढ़ के जाएं जिससे वो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहां पे फेस करने को मिले। तो सबसे भाई पहला जो अपना यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या ध्यान रखना, साइकोलॉजी के अंदर उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, बेसिक जो साइकोलॉजी होती है ना उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान रखना, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और क्या बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे बन सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक जो प्रोबेबिलिटी है वो किस क्वेश्चन की बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले अपन बात करें, आपसे ये पूछा जा सकता है डिफाइन साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, साइकोलॉजी को डिफाइन करना है कि भाई अपन बोल सकते हैं सोल माइंड, ठीक है ना, सोल हो गया, माइंड हो गया, इन सब का ध्यान रखना, अडेप्टेशन एनवायरनमेंट हो गया, इन सब में यदि कोई भी व्यक्ति अडेप्ट होता है तो ध्यान रखना उसको अपन साइकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अब अपन बोल रहे हैं कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, जिसमें अपन बात करें अपन ने अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी। ठीक है, दो टाइप की ब्रांचेस, वो उसके बाद में इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। भैया ये क्वेश्चन तो आपको देखने को, जो मैंने बोला इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ये इंपोर्टेंस है। क्यों, क्योंकि भैया साइकोलॉजी की नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, कि भैया नर्सिंग के अंदर साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, एक ही चीज है ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, तो इसमें बच्चों ये बोलेंगे कि सर इंपॉर्टेंस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा देखो, दूसरा अपन बात कर रहे हैं डिफाइन साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स मेथड यूज्ड इन नर्सिंग। ध्यान रखना यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तो साइकोलॉजी को डिफाइन करना है वही क्वेश्चन, साथ में इस क्वेश्चन में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कि भैया साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, कौन कौन से फील्ड के अंदर साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी को अपन क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी रहेगा। और उसके बाद में इट्स मेथड यूज इन नर्सिंग, कि भाई जो भी आपके ब्रांचेस है या साइकोलॉजिकल कौन कौन से मेथड है वो यूज में लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर का जो फ्रेम है वो फ्रेम बन सकता है। उसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर क्या बन सकते हैं, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। एक का नाम है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, क्या बोलेगा, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो फिर आपको साइकोलॉजी के स्कोप को लिखना पड़ेगा। दूसरा अपन बोल सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ये मैंने जो बोला था ना कि भाई लॉन्ग में भी आ सकता है और साथ साथ में ध्यान रखना शॉर्ट है और शॉर्ट में आ सकता है। शॉर्ट में सबसे अधिक आने की संभावना है कि भैया नर्सिंग में साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पहले यूनिट से बन सकते हैं कि भाई साइकोलॉजी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है और साइकोलॉजी की नर्सिंग में इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के स्कोप कौन कौन से हैं और मेथड कौन से जो साइकोलॉजी में यूज होते हैं। और उसके बाद में स्कोप और इंपॉर्टेंस है, इनके ऊपर शॉर्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करें, सेकंड यूनिट का नाम क्या है, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। क्या नाम है, ध्यान रखना यूनिट अपनी सेकंड और उसका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर है ना, यहां से खासकर शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है। इस यूनिट से खासकर क्या बनता है, शॉर्ट है वो शॉर्ट नोट्स या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनने की पूरी संभावना होती है। इसमें देखो शॉर्ट क्वेश्चन, अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स बन चुका है, एक ना एक दिन एक बार इसमें आएगा, एक छोड़ के इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा। तो ध्यान रखना बॉडी माइंड रिलेशन क्या है, ठीक है ना। अपना जो माइंड है, माइंड मतलब किसकी बात हो रही है, अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका बॉडी के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट है। तो बॉडी और माइंड कैसे कोलाब्रेशन से चलती है, तो उसको अपन बोलते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप है उसके नाम से। उसके बाद डिस्क्राइब द जेनेटिक एंड बिहेवियर, आप जेनेटिक और बिहेवियर को डिस्क्राइब करो।
कि भाई जो जेनेटिक है, हेरिडिटी है, वो जीन किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर को डिसाइड करता है। तो एक साइड अपने को जेनेटिक लिखना है और एक साइड किसको लिखना है, बिहेवियर को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी आपका क्या बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भैया जेनेटिक और बिहेवियर है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, या जेनेटिक या बिहेवियर किस तरीके से आपस में ये जो कोलाबरेट है वो कोलाबरेट करते हैं, उसकी बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, हाउ टू इफेक्ट माइंड ऑन बॉडी। क्या लिखा, ये सेम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को घुमाया है लेकिन मतलब तो सेम ही है। क्या बोल रहे ध्यान रखना, हाउ टू इफेक्ट माइंड ऑन बॉडी। ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं कि माइंड का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, या माइंड का बॉडी, जो माइंड है वो अपनी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट है, वो इफेक्ट करता है। तो यही आपको समझाना क्या है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे सेकंड यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बनता है तो वो बॉडी माइंड रिलेशन बनता है या जेनेटिक और एनवायरनमेंट बनता है। और इनके ऊपर ध्यान रखना, शॉर्ट नोट है वो आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, ये ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स या वेरी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जिसमें अपन बोलेंगे जो 5 नंबर का, ये अपन बोल सकते हैं सर 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ये चीज ध्यान रखना। बस इसमें इतना ही, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीजें जिसमें आती है वही चीजें आपको पढ़नी, ठीक है। ओके भाई, उसके बाद देखो अगला अपन बात करें, तीसरी जो अपनी यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या भैया, उसका नाम है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। क्या नाम है भाई यूनिट का, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन। पहली बात तो मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, यहां से भी बेसिक है वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। अब मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन है, तो पहली बात तो अपन किसकी करेंगे, मेंटल हेल्थ की। अब सबसे पहले आपसे एग्जामिनर यही तो पूछेगा, जब यूनिट का ही नाम मेंटल हेल्थ है तो वो आपसे क्या पूछेगा, बताओ भाई मेंटली हेल्दी व्यक्ति के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मेंटली हेल्दी नहीं है मतलब पुअर मेंटल हेल्थ है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये 2 क्वेश्चन तो बेसिक ऑलरेडी बनते ही बनते हैं। इस पे देखो, यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन, कि आप मेंटल हाइजीन को समझाइए, मेंटल हाइजीन का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ये इन दोनों में से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपसे मेंटल हाइजीन का कॉन्सेप्ट पूछेगा, या मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ नहीं, इसकी डेफिनेशन दो, और डेफिनेशन देने के बाद में आपको समझाना है कि भैया मेंटल हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है, और मेंटल, उसमें ध्यान रखना मेंटल हाइजीन में क्या क्या आता है। तो यही इसके अंदर लिखना है कि मेंटल हेल्थ में क्या क्या आएगा और मेंटल हाइजीन में क्या क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, वही बात कि मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या कैरेक्टर है, मेंटली हेल्दी व्यक्ति कैसा होता है। और इसमें क्या लिखोगे, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल। भैया आपसे देखो एक चीज आपको याद कर लेनी है, यदि आपसे पूछोगे कि भाई मेंटली हेल्दी व्यक्ति कौन है, कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, पुअर मेंटल हेल्थ कौन है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। मेंटली हेल्दी व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति जो अपना खुद का जजमेंट ले सकता है, अपना स्टैंड ले सकता है, डिसीजन मेकिंग होता है। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, अपना जजमेंट या डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। फिर अपन बोल रहे हैं कि जो मेंटली हेल्दी है व्यक्ति, जनक ना अपनी पर्सनैलिटी या कॉग्निटिव प्रोसेस खुद डेवलप करता है, इसमें क्या बोलोगे, खुद नहीं करता है। बस जो चीज इसमें होती है वो इसमें नहीं होगी। यहाँ पे उसके जो इंडिविजुअल है और उसके आसपास के एनवायरनमेंट या सोसाइटी में अडेप्टेशन बहुत अच्छा होगा, यहाँ बोलोगे सर बहुत अच्छा नहीं होगा। बस इन दोनों में कुछ भी आए, यदि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद है ना, तो आप यहाँ पे उल्टा है वो उल्टा कर सकते हो। भले आप मेंटली हेल्दी की याद रखो, भले मेंटली अनहेल्दी के याद रखो। यदि आप मेंटली हेल्दी की याद रखोगे तो भी वही बात है, अनहेल्दी के रखोगे तो भी वही बात है। तो इन दोनों में से पिछली बार भी क्वेश्चन आया है और इस बार भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आ सकता है, या तो इनकी डेफिनेशन से पूछ लेगा या फिर इनकी डेफिनेशन से पूछ लेगा। उसके बाद में एक्सप्लेन अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। किसकी बात करें, एक्सप्लेन अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म, कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको आपको एक्सप्लेन करो। आपको पहले डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म यूज कहां लेते हैं, फिर डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज क्या है, और कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट, अनडूइंग, सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन,
रिप्रेशन, उसके बाद में सप्रेशन, ठीक है, डिनाइल, ये जो सारी की सारे आपके एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म के हैं और आप आराम से यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म लिख सकते हो। डिफेंस मैकेनिज्म भैया ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। पिछली बार है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। आपसे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी जान रखना। ये सारे के सारे क्वेश्चन, अब देखो इस यूनिट में कोई ज्यादा कुछ है ही नहीं ना बेटा, ज्यादा कुछ कोई वो चीज है क्या, बिल्कुल नहीं है। सर 2-3 चीजें हमें याद करनी है, ये हमारी यूनिट क्लियर हो जाती है। तो ये कौन सी होगी ध्यान रखना आपकी। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट का नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट का नाम क्या बच्चों, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब भाई डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से क्या क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब पहली बात तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो उसको डिफाइन करना है कि भाई डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कैसी होती है और उसकी कौन कौन सी स्टेज है वो स्टेज होती है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, डिफाइन डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपका किसमें बनेगा बच्चों, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट है उसमें यहाँ पे बनेगा। किसमें बनेगा, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में बन सकता है कि डेवलपमेंटल स्टेज को बताओ या डेवलपमेंटल जो है साइकोलॉजी उसको आपको डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद में डिफाइन साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल। अब इसके अंदर ध्यान रखना अलग अलग साइकोलॉजी होती है कि भैया मैंने आपको यहाँ बताया, आपको पता है कि भाई एक इंडिविजुअल की क्या होती है। एक ध्यान रखना 1 से लेकर 3 साल के बच्चे की क्या होती है, 3 से 6 साल की बच्चे की क्या होती है, 6 से अपन बोल रहे हैं 12 साल के बच्चे की क्या होती है, 12 से 18 साल की बच्चे की क्या साइकोलॉजी होती है, वो बंदा क्या सोचता है, उसमें क्या डेवलपमेंट होता है। ये जो सारी चीजें वो अपन ने क्या की थी, इसके बारे में डिस्कस है वो डिस्कस अपन ने यहाँ पे करी है। ठीक बात है ये चीज। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन। अब ध्यान रखना इसमें अपने पूरी साइकोलॉजी ध्यान रखना। मैंने बच्चा जब पैदा हुआ ना वहां से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक की मैंने सबकी साइकोलॉजी अपन ने डिस्कस करी और अपन ने बताई। तो इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना जो साइकोलॉजिकल नीड है वो ओल्ड व्यक्ति का कभी पूछ लेता है, कभी वल्नरेबल इंडिविजुअल का पूछ लेता है, कभी ध्यान रखना वो क्या पूछ लेता है, किसी भी पूछ लेगा कि भैया एज ग्रुप है जो आपका प्री स्कूलर है, एडोलसेंट है, उस एडोलसेंट की आप डेवलपमेंट बताओ। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना पता है, मैंने जब आपको पढ़ाया तो उसमें से मैंने जब भी कोई भी चीज पढ़ाई तो उसमें मैंने कहा ये 4-4 पॉइंट आप रख लो, 4-4 पॉइंट देख लो। मतलब कि भाई एडोलसेंट है उसके 5 पॉइंट देख लो, एडल्ट है उसके 5 पॉइंट देख लो, इंडिविजुअल के 5 पॉइंट देख लो, ओल्डर के 5 पॉइंट देख लो, बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे बच्चों की थिंकिंग डेवलप होती है, कैसे साइकोलॉजी, उसमें से हर चीज के मैंने जो लंबा पॉइंट था उसमें से मैंने आपको इस तरीके से क्या किए थे कि भाई ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट देख लो। तो आप उन्हीं पॉइंट के ऊपर क्या कर सकते हो, पॉइंट बना सकते हो। यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ध्यान रखना कैसा पूछा जाएगा बच्चों, शॉर्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछने की पूरी प्रोबेबल अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी है। किसकी ध्यान रखना, शॉर्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आ जाती है उसका नाम है पर्सनैलिटी। भैया मैं आपको आज ही कह रहा हूं पर्सनैलिटी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार भी आपके एग्जाम में पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा था लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन इस बार बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, क्योंकि पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि पर्सनैलिटी एक सेपरेट यूनिट है। अब देखो इसमें डिफाइन पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप का मतलब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करें ध्यान रखना, टाइप्स का मतलब अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले आप पर्सनैलिटी को डिफाइन करो, पर्सनैलिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पर्सनैलिटी कैसी कैसी होती है, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, है ना। कि भाई अपन ने कल एमसीक्यूज में देखा था पर्सनैलिटी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, पर्सनैलिटी स्टेबल होनी चाहिए, पर्सनैलिटी जो चेंज नहीं हो वो होनी चाहिए, पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर बताती है। ये बेटा सारे क्या है, यही तो पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है।
यही तो क्या ध्यान रखना, पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप, मैंने आपको 4 5 6 क्लासिफिकेशन इसके अंदर बताए थे कि अलग अलग ये इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, उन क्लासिफिकेशंस को आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन करना है। पिछली बार भी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा था। अब पर्सनैलिटी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कैसे डिजाइन हो सकता है, यहाँ पे देखो, डिफाइन पर्सनैलिटी एंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे पर्सनैलिटी को डिफाइन करो, क्लासिफिकेशन लिखो और साथ में थ्योरी भी लिखो। तो थ्योरी और क्लासिफिकेशन दोनों यहाँ पे क्या बन सकते हैं, एक साथ में आए तो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और यदि आपसे टाइप्स अलग पूछे और उसके बाद ध्यान रखना थ्योरी अलग पूछे तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, पर बनेगा जरूर, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। यहां से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जरूर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा ध्यान रखना, क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर है वो जरूर बनेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। इसमें देखो शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, डिफाइन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के अलग अलग थ्योरी है वो बन सकती है। फिर डिफाइन पर्सनैलिटी एंड मेजरमेंट टूल्स ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ पे ध्यान रखना जो पर्सनैलिटी के टेस्ट है उन टेस्ट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में क्या हो गया, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इधर थ्योरी इधर टाइप, मतलब पूरी पर्सनैलिटी के अंदर क्वेश्चन ही 5 बन रहे बेटा भाई। कुल मिला के बात ये, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, पर्सनैलिटी के टाइप्स, और उसके बाद पर्सनैलिटी की थ्योरी, और उसके बाद में पर्सनैलिटी का टेस्ट। ये 4 सेगमेंट इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है। ये 4 सेगमेंट मतलब आप यदि एक क्वेश्चन पूरा पढ़ लोगे ना एक पेज पे, देखो बच्चों यदि आपको याद करने का तरीका है, ध्यान रखना, एक अपना क्या करो, पर्सनैलिटी डिफाइन करो, टाइप्स लिखो, थ्योरी लिखो, उसके बाद में प्रोजेक्शन टेस्ट लिख दो, जितने सारे ये 4 सेगमेंट लिखे आपने, तीन पेज पे इनको अच्छी तरीके से आपने 4 सेगमेंट लिख दिए और उसको पढ़ो, 16 नंबर देगा आपको। सॉरी 16 नंबर का नहीं आता, 10 नंबर का, 10 नंबर देगा, 5 नंबर देगा क्वेश्चन आए तो। यहाँ पे एमसीक्यूज भी आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पर्सनैलिटी से मिलेगा, ये अपनी गारंटी, ये ध्यान रखना, यहाँ से मिलता हमेशा क्वेश्चन, ठीक बात है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, मतलब पर्सनैलिटी से बेटा शॉर्ट भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। ओके, उसके बाद आ जाती है कॉग्निटिव प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक जो अपना सबसे बड़ा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या बच्चों, कॉग्निटिव प्रोसेस। क्या नाम है भैया, ये हो गया कॉग्निटिव प्रोसेस है, उस कॉग्निटिव प्रोसेस की। अब कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन परसेप्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परसेप्शन। भैया पिछली बार यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परसेप्शन, कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी चीज का परसेप्शन कर रहा है ना, परसीव कर रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज है वो उसको क्या कर देगी, ध्यान रखना, अफेक्ट है वो अफेक्ट करेगी, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परसेप्शन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, डिफाइन परसेप्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। मतलब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन बन सकता है कि भाई परसेप्शन क्या है और उसके बाद परसेप्शन के प्रिंसिपल्स क्या है। अपन ने प्रिंसिपल्स बताया ना, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोजर, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल्स वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में क्या हो गया, टाइप्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन के जो अलग अलग प्रकार के टाइप्स है ना उनके बारे में। या शॉर्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है, परसेप्शन एंड एरर ऑफ परसेप्शन। ये जो मैंने लिखा ना एरर ऑफ परसेप्शन, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर पूरा प्रबल दावेदार है भैया। ये क्या सकता है जनक ना, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इजीली है, वो इजीली बन सकता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो परसेप्शन, तो परसेप्शन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट में बन सकता है और लॉन्ग में बन सकता है। लॉन्ग में बनेगा तो डिफाइन परसेप्शन, थ्योरी ऑफ परसेप्शन, सॉरी प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ परसेप्शन। अगला नेक्स्ट वन, डिफाइन लर्निंग एंड इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। एक तो आपको लर्निंग को डिफाइन करना है, उसके बाद में इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग कैसी होती है, और उसके बाद में एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखो क्वेश्चन कैसे बना है, क्वेश्चन कैसे बना है कि एक तो लर्निंग को समझाओ, फिर लर्निंग कैसी होती है
तो लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो कि भाई लर्निंग कैसी होनी चाहिए, भाई सभी लोगों को समझ में आ जाए जी, ऐसी होनी चाहिए। लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो। लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का नॉलेज इंप्रूवमेंट हो। लर्निंग ऐसी हो जिससे व्यक्ति कोई थिंक है वो थिंक कर सके। लर्निंग ऐसी हो जिससे व्यक्ति यानी अपना क्रिएटिविटी हो क्रिएटिविटी ला सके। तो ये क्या होगी बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स से। ये सारी चीजें आप समझोगे ना तो बहुत इजी है। और उसके बाद ध्यान रखना एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है उसको आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, समझाना है। वही ध्यान रखना कंडीशनिंग, एक में कंडीशन देनी है, दूसरे में आपकी कंडीशन के बाद में क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद दूसरी आपकी कंडीशन देनी है, फिर आपका क्या रिएक्शन होता है। तो इस तरीके की आपकी यहाँ पे लर्निंग है। उस लर्निंग के ऊपर भी ध्यान रखना, लर्निंग के ऊपर लर्निंग, थिंकिंग, पर्सनैलिटी है ना, इनके ऊपर तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट में लिखा डिफाइन लर्निंग एंड इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, सेम क्वेश्चन है वहां तक। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये ध्यान रखना, यहां पे अपन बोल रहे हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा और साथ में ध्यान रखना ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका मतलब ये बात तो फाइनल हो गई है कि लर्निंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, थिंकिंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आईक्यू आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक बात है। तो ये अपन बोल सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको पता है ना, जो बीएफ स्किनर ने दी थी, और बिहेवियर, उस बिहेवियर को वो क्या कर रहे थे भाई, आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा वो क्या कर रहे थे, चेंज है वो चेंज कर रहे थे। उसके बाद में डिफाइन इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप इंटेलिजेंस को डिफाइन करो, साथ में आपको एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के टेस्ट बताइए, और इंटेलिजेंस के जो भी मेजरमेंट टेस्ट है, मतलब ये इंटेलिजेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन क्या पता, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में भी छप सकता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी तो कह रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद डिफाइन मेमोरी एंड डिस्कस द प्रोसेस एंड कोज ऑफ फॉरगेटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्वेश्चन क्या घुमाया, मेमोरी को डिफाइन करो, डिस्कस द मेमोरी की प्रोसेस कैसी है। ठीक है ना, आपने देखा इमीडिएट, रिसेंट, रिमोट, ऐसे। ठीक है ना, इसमें अपना एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, दिस इज द प्रोसेस। ये सारे इसके टाइप्स है अलग अलग प्रकार के, और ये ध्यान रखना मेमोरी की प्रोसेस होती है। उसके बाद में ध्यान रखना कोज ऑफ फॉरगेटिंग, कि फॉरगेटिंग के जो है वो क्या क्या कोजेस होते हैं, फॉरगेटिंग के क्या क्या रीजंस है, वो रीजंस यहाँ पे आपके होते हैं। तो उसके बारे में भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड इट्स थ्योरी। भैया ये मुझे है ना इस बार ऐसा लग रहा है कि बच्चों मेमोरी के ऊपर भले एक शॉर्ट क्वेश्चन आओ, भले आपका लॉन्ग क्वेश्चन आओ, या अपन बोल सकते हैं कि जो मेमोरी है उसके ऊपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, या इन तीनों में मेमोरी की पूरी संभावना है। या मेमोरी की आपसे थ्योरी पूछो, या मेमोरी के टाइप्स पूछो, ध्यान रखना टाइप्स ऑफ मेमोरी भी आ सकता है ना, शॉर्ट में। उसके बाद में ये देखो, ये क्वेश्चन तो आ गया है, डिफाइन थिंकिंग एंड स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन। आपको क्या करना है, थिंकिंग को समझाना है, थिंकिंग उसको आपको समझाना है। क्रिएटिव पर्सन क्या है उसके बारे में आपको, उसकी क्या क्या स्टेप्स है, और एक क्रिएटिव पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब आप किसको क्रिएटिव पर्सन कहोगे, उसमें से क्या चीज आप देखोगे तब उसको आप क्रिएटिव पर्सन है वो कहोगे। उसके बाद डिफाइन थिंकिंग एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ थिंकिंग। मतलब अपन बोल सकते हैं थिंकिंग को डिफाइन करो, वही थिंकिंग। देखो एक ही टॉपिक के ऊपर मैं तीन तीन तरीके के क्वेश्चन ला रहा हूं, कि मतलब ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यही चीजें याद रखनी है, इसके अलावा दूसरी चीजें याद रखनी नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, उसमें 100 बात होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना उन चीजों का नॉलेज रखना है। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, वो स्मार्ट वर्क आपको उन स्मार्ट क्वेश्चनों के द्वारा ही देखना है। दिस इज द स्मार्ट क्वेश्चन। उसके बाद डिफाइन द लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के ऊपर बोलिए आप थ्योरी हो, टाइप्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सारी चीजें रखनी है। थिंकिंग के ऊपर रखनी है, आईक्यू के ऊपर रखनी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी यूनिट होगी ध्यान रखना कॉग्निटिव वाली, कॉग्निटिव के ऊपर बड़ा क्वेश्चन बनेगा।
ध्यान रखना यहाँ पे 3 यूनिट ऐसी है, एक तो ध्यान रखना कौन सी यूनिट है, पर्सनैलिटी, दूसरा कौन सा है कोग्निटिव यूनिट, और तीसरी जो है उसका नाम क्या है मोटिवेशन एंड इमोशन। इन 3 से बड़े क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहती है। देखो भाई इसमें नेक्स्ट जो यूनिट है उस यूनिट का नाम बच्चों मोटिवेशन एंड इमोशन प्रोसेस, मोटिवेशन और इमोशनल प्रोसेस। इसमें क्या है, पहला स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड मेथड ऑफ मैनेजिंग द स्ट्रेस। काफी इंपॉर्टेंट और मतलब वैल्यूएबल क्वेश्चन है, आपको भी लग रहा होगा पढ़ने से भी कि सर यस स्ट्रेस किसे कहते हैं, स्ट्रेस कौन कौन सा स्ट्रेस हो सकता है और स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये भी अच्छा है। उसके बाद में डिफाइन स्ट्रेस या एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रेचर जो फैक्टर है, भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है शॉर्ट में आने का। ये ध्यान रखना, वो तो लॉन्ग बोल सकते हो और ये ध्यान रखना शॉर्ट में आने के लिए पूरा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भैया स्ट्रेस किसे कहते हैं और स्ट्रेस को बढ़ाने वाले फैक्टर लिखिएगा ना। स्ट्रेस को डिफाइन करो और स्ट्रेस जिन जिन के द्वारा स्ट्रेस बढ़ता है उनके नाम लिख दो, ये आपका क्वेश्चन बन गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, डिफाइन मोटिवेशन, टाइप ऑफ मोटिवेशन एंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन भैया, ये आपका लॉन्ग 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार आपसे ध्यान रखना टाइप ऑफ मोटिवेशन या थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन था, किसके ऊपर ध्यान रखना, टाइप, क्योंकि इसके 3 सेगमेंट भी हो सकते हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, टाइप ऑफ मोटिवेशन और डिफाइन द मोटिवेशन है आपका। तो यहाँ पे थ्योरी और टाइप दोनों पूछा जा सकता है, या मोटिवेशन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है। इनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन एक तो इस स्ट्रेस का बन सकता है और एक ध्यान रखना किसका बन सकता है, इस मोटिवेशन का बन सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो मास्लो हायरार्की थ्योरी, सबको पता है ना मास्लो हायरार्की थ्योरी, जो ध्यान रखना अपनी बॉडी की नीड्स है उन नीड्स को बताती है कि भाई बेसिक नीड्स क्या है, उसके बाद में क्या है हायर नीड्स क्या है, ठीक है ना, कौन सी नीड अचीव सबको होनी चाहिए, कौन सी नीड अचीव नहीं होगी तो भी चलेगा, वो मास्लो हायरार्की थ्योरी है। ये ध्यान रखना आपका किस में बन सकता है बच्चों, शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डिफाइन इमोशन एंड इमोशनल एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखना इमोशन एडजस्टमेंट है ना, ये आपका क्वेश्चन है वो शॉर्ट में पूछा जा सकता है। किसमें बच्चों ध्यान रखना शॉर्ट है उसमें, इमोशनल एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट क्या होता है उसके बारे में। और उसके बाद में डिफाइन इमोशन एंड एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी। तो यहां पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपका थ्योरी ऑफ इमोशन है वो आपका शॉर्ट में हो सकता है, इमोशनल एडजस्टमेंट शॉर्ट में हो सकता है, और उसके बाद में मोटिवेशन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है और स्ट्रेस के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। यहां पे ध्यान रखना इस यूनिट से मैं कह रहा हूं कि भाई 1 या 2 क्वेश्चन तो इस यूनिट से पक्के देखने को मिलेंगे, ठीक है, यही जो क्वेश्चन है वो आपके देखने को मिलने वाले हैं, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन अपन बात करें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। क्या ध्यान रखना साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो टेस्ट है वो, कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो अपने पीछे पड़े, भाई पर्सनैलिटी के देख लो और कॉग्निटिव प्रोसेस, पर्सनैलिटी और कॉग्निटिव प्रोसेस दोनों के ही तो टेस्ट है, मेमोरी के है, बाकी सारे उनके टेस्ट हैं क्योंकि वो कॉग्निटिव प्रोसेस में आ गई। अब इसमें देखो सबसे पहला रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मान के चलो 7 स्टार क्वेश्चन, ध्यान रखना शॉर्ट में आने की पूरी संभावना है। क्या बोल रहे हैं अपन, ध्यान रखना रोल ऑफ नर्स, कि भाई नर्स का क्या रोल रहता है जब आप क्या कर रहे हो, ध्यान रखना साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो उनके बीच में। दूसरा एक्सप्लेन अबाउट द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइको, ये आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, 10 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और तभी अपन देखते रह जाते हैं सर क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है अपने पास में 2 ऑप्शन में आएगा, अपने पास में क्या ध्यान रखना 2 ऑप्शन है, उन 2 ऑप्शन में आएगा तो अपन एक कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना दिस इज द बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे ये आप करेगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जब भी आप यूज कर रहे हो ना, तो किस किस प्रिंसिपल्स को अपन ने जब ये पढ़ा था ना, तब मैंने बोला था कि इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट अप्लाई कर सकते हो।
तो ये भी आपका यूनिट है, इसमें ये आपके क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्ट स्किल। अब देखो इस यूनिट से क्या क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्ट यूनिट की अपन बात करें तो देखो सॉफ्ट स्किल एंड राइट डिफरेंट टाइप ऑफ, यस ये बात है। सॉफ्ट स्किल का मतलब है कि आप जब हॉस्पिटल में जाओगे ना तो पेशेंट के आसपास, पेशेंट से, ठीक है ना, हॉस्पिटल में बात कैसे करनी, आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स और सॉफ्ट स्किल कौन सी होती है उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद में डिस्कस द यूजेस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, स्टार क्वेश्चन है, वो स्टार क्वेश्चन है। इसमें अपन ये बोल सकते हैं डिस्कस द यूजेस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, कि आप यहाँ पे ध्यान रखना सॉफ्ट स्किल है वो नर्सिंग में क्या क्या यूजेस है, वो किस तरीके की यूजेस करते हो, तो उसकी अपन यहाँ पे बात करें। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। बस यही आपके इसके अंदर दो ही क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन बनने की संभावना, ये ध्यान रखना। तो इसमें या तो ये क्वेश्चन बन सकता है या ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ये कि भाई आपका नर्सिंग में सॉफ्ट स्किल का क्या रोल है वो बन सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपके ऐप के अंदर डाल गई, पहले नहीं थी तो उसमें ध्यान रखना डाल दी इसके अंदर ये दोनों यूनिट, ये और ये भी। उसके बाद इसमें देखो नेक्स्ट यूनिट का नाम क्या है, ये हो गया आपका सेल्फ एम्पावरमेंट, मतलब आप खुद को किस तरीके से एम्पावर कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखो व्हाट इज द सेल्फ एम्पावरमेंट एंड एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। क्या बोला कि आप एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट से क्या समझते हो, और उसके बाद में सेल्फ एम्पावरमेंट किन किन चीजों के ऊपर निर्भर होती है, वो क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है। डिफाइन द इंपोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी। क्या क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है इसके ऊपर आपका ध्यान रखना शॉर्ट क्वेश्चन है। वो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे बन सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में समझाइए, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी। वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे देखो ये आपकी अपन बोल रहे हैं सर ये लास्ट है, वो लास्ट यूनिट यहाँ पे रहने वाली। तो देखो क्वेश्चन कहाँ से, एक बार में हल्का सा आपको हिंट दे रहा, रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये या तो ध्यान रखना सेल्फ एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है, गारंटी नहीं है। इधर अपन बात करें ध्यान रखना सॉफ्ट स्किल, कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल होती है जिसमें आईपीआर, कम्युनिकेशन, सारी चीजें है ना, वो इसके ऊपर क्वेश्चन है, वो आ सकता है। या आपका नर्सिंग में इसका क्या मतलब है, यहां से इन दोनों से वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे असेसमेंट में समझ में आ गया कि नर्स का क्या रोल रहता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे भी शॉर्ट। उसके बाद में यहाँ पे ये अपन इमोशनल एडजस्टमेंट और थ्योरी ऑफ इमोशन, ये इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एंड टाइप ऑफ मोटिवेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, और स्ट्रेस में अपन बोल सकते हैं कि कैसे मैनेज किया जाएगा, वो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज द, फिर अपन बात करें लर्निंग, थिंकिंग, आईक्यू और परसेप्शन, इन सभी के ऊपर आपको यह 3-4 है, ये पॉइंट है, इन सभी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पर्सनालिटी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, भले बड़ा मिलो, छोटा मिलो, कुछ भी मिलो, बड़ा मिलने की पूरी संभावना यहाँ पे रहेगी। उसके बाद में ध्यान रखना यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपसे किसी भी स्टेज की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर अपन बात करें यहाँ पे मेंटल हाइजीन या मेंटल हेल्थ के बारे में पूछेगा, या मेंटली हेल्दी या पुअर मेंटली हेल्दी के बारे में, या डिफेंस मैकेनिज्म। पिछली बार बड़ा क्वेश्चन है तो इस बार आने की संभावना कम है, आएगा तो शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद में ध्यान रखना ये हो गया आपका, इसमें अपन बोल सकते हैं माइंड बॉडी माइंड रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में ध्यान रखना स्कोप या नर्सिंग में साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये मैंने यूनिट वाइज जितनी अपनी 10 यूनिट थी, 10 के 10 यूनिट में मैंने आपको कम से कम यहाँ पे 20-22 क्वेश्चन है, कितने ध्यान रखना 20, 22 या 25 क्वेश्चन बताएं, उन 25 में से आपका पूरा पेपर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या कर लेने बच्चों, अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से देखना है कहां से लॉन्ग बनता है, कहां से शॉर्ट बनता है, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है।
कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज है और फिर सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो अपन बोल रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं, यूनिट बाय यूनिट अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।